और अंडवानी का काम इसमें निषेचन क्रिया संपन्न होगी। गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होगा, विकास होगा और योनि मार्ग से होकर के मूत्र बाहर आएगा, अनिषेचित अंडाणु भी आएंगे और साथ ही साथ विकसित शिशु का जन्म भी होगा। अब बात आती है मानव में कि बच्चे का विकास, आखिर भ्रूण का परिवर्तन, रोपण, बच्चे के जन्म की क्रिया विधि, बच्चे के जन्म की क्रिया विधि। ऐसे ना बोले तो इससे पहले होगा भ्रूण का रोपण और विकास। भ्रूण का रोपण निश्चित है, कैसे हो, शुक्राणु और अंडाणु मिले। शुक्राणु कैसे पहुंचेंगे मादा के शरीर के अंदर? मैथुन क्रिया के द्वारा। मैथुन क्रिया का अर्थ हमने पहले बता दिया। मैथुन किसे कहते हैं? नर के द्वारा शुक्राणुओं को मादा के योनि मार्ग में पहुंचाने की प्रक्रिया ही मैथुन कहलाती है। इसके द्वारा नर के द्वारा शुक्राणुओं को मादा के योनि मार्ग में स्खलित करने, स्खलित यानी छोड़ने की प्रक्रिया ही मैथुन कहलाती है। तो कहने का मतलब मैथुन क्रिया के दौरान क्या होगा? मैथुन क्रिया के दौरान नर के द्वारा शुक्राणुओं को मादा के योनि मार्ग में स्खलित किया जाएगा। स्खलित हो गए मादा के योनि मार्ग में बहुत सारे शुक्राणु स्खलित हो चुके संख्या में 11 है, हजारों की संख्या में शुक्राणु हो गए, छोड़ दिए गए। शुक्राणु गति करते हुए कहाँ पहुँचते हैं? अंडवानी में पहुँचते। कितने पहुँचेंगे? स्खलित करें, मान लिया कि स्खलित हुए हैं 1000 तक, 1000 पहुँच जाएंगे कि अंडवानी तक? अरे उनमें से कोई 2, 5, 10, 20, 30, 50 पहुँच पाते हैं, शेष नष्ट हो जाते हैं। तो पहुँचने में कितने मिनट का समय लगता है? 2 मिनट। मादा के योनि मार्ग से अंडवानी तक शुक्राणु को पहुँचने में 2 मिनट का समय लगता है। मैथुन क्रिया के दौरान हजारों शुक्राणु मादा के योनि मार्ग में स्खलित किए जाते हैं। इनमें से कुछ शुक्राणु गति करते हुए अंडवानी तक पहुँच जाते हैं और शेष रास्ते में ही मर जाते हैं। ये कैसी भी बात है, पहुँच गए। अंडाशय के द्वारा उत्पन्न अंडाणु है, ये यहाँ बता दूँ, ये कौन है? अंडाणु। ये पहुंच चुके हैं शुक्राणु, बहुत सारे शुक्राणु पहुंच गए। इनमें से कोई एक शुक्राणु जो होगा पहुंच गया का मतलब कोई एक शुक्राणु ने अंडाणु से संयोग कर लिया। ये कौन है? सारे शुक्राणु। ये अंडाणु का, अंडाणु से अनेकों शुक्राणु उसकी बाहरी दीवार पर जाकर जमा हो जाएंगे। अब कोई एक शुक्राणु होगा जो कि इस अंडाणु की व्यक्ति को भेद पाएगा और भेद करके शुक्राणु से संयोग कर देगा। ये अंडाणु रहा, ये शुक्राणु रहा, संयोग हो गया। इस प्रक्रिया को नाम दे दिया हमने निषेचन। हो चुका है, अब निषेचन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। ये है निषेचित अंडाणु। निषेचन क्रिया संपन्न होगी तो नाम क्या है? निषेचित अंडाणु या युग्मनज। तो ये निषेचित अंडाणु या युग्मनज। तो कैसे बना युग्मनज? कि नर के द्वारा मैथुन क्रिया के दौरान शुक्राणुओं को मादा के योनि मार्ग में स्खलित किया जाता है। ये शुक्राणु योनि मार्ग से गति करते हुए अंडवानी में पहुँचते हैं। अंडवानी में स्थित अंडाणु के चारों ओर जाकर के चिपक जाते हैं। इनमें से कोई एक शुक्राणु अंडाणु से अंडवानी में पहुँच करके अंडाणु के चारों ओर चिपक जाते हैं। इनमें से कोई एक शुक्राणु अंडाणु से संयोग कर लेता है। इस प्रकार शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन की प्रक्रिया ही निषेचन कहलाती है। निषेचन होगा, यह निषेचित अंडाणु कुछ समय तक अंडवानी में रहता है और उसके बाद अंडवानी की पेशियों में गति होने से अंडवानी की जो
मास है उसमें गति होने से यह गर्भाशय की ओर सरकना शुरू कर देता है। सरक गया, गर्भाशय की ओर के सरकना शुरू होगा और अंततः गर्भाशय में आकर के गर्भाशय की दीवारों से चिपक जाता है। कहाँ जाएगा? गर्भाशय की दीवारों से चिपक जाता है। जिससे इस क्रिया को रोपण कहते हैं और यह निषेचित अंडाणु युग्मनज कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्मनज कहलाता है। क्या हुआ? मैथुन क्रिया के दौरान शुक्राणु योनि मार्ग में स्खलित किए गए। योनि मार्ग से ये शुक्राणु गति करते हुए अंडवाहिनी में पहुँचे। अंडवाहिनी में पहुँच करके अंडवाहिनी में स्थित शुक्राणु के चारों ओर जाकर के लग जाते हैं, चिपक जाते हैं। इनमें से कोई एक शुक्राणु अंडाणु से संयोग कर लेता है। अंडाणु और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया ही निषेचन कहलाती है और यह अंडाणु निषेचित अंडाणु कहलाता है। निषेचित अंडाणु जो है यह अंडवाहिनी में कुछ समय तक रहता है और उसके बाद अंडवाहिनी की पेशियों में गति होने से यह गर्भाशय की ओर सरकना शुरू हो जाता है और अंततः गर्भाशय में पहुंचकर के उसकी भित्तियों से चिपक जाता है। यह प्रक्रिया रोपण कहलाती है। निषेचित अंडाणु युग्मनज कहलाता है। युग्मनज यह कहाँ से चिपक चुका है? बच्चा नाली की दीवारों से जाकर के चिपक जाता है। इसे युग्मनज कहते हैं। युग्मनज गर्भाशय की भित्तियों से जिस संरचना के द्वारा जुड़ा रहता है, बड़ी बनानी थोड़ी सी, जिस संरचना के द्वारा जुड़ा रहता है उसे प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। इसी के संरचना के द्वारा इस युग्मनज की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, यानी समस्त जैविक क्रिया संपन्न होती है। यह युग्मनज लगातार इस नलिकाकार संरचना से क्या करता रहता है? अपनी समस्त जैविक क्रियाएं, श्वसन है, पोषण है, परिसंचरण है, सब क्रियाएं संपन्न करता रहता है और अपने आकार में क्या करता जाता है? वृद्धि करता जाता है। वो वृद्धि लगातार वृद्धि होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी और लगभग 2 से 2.5 माह बाद यह इस कोशिकाएं लगातार विभाजन कर रही है, विघटन क्रिया संपन्न होगी। ये बन चुका है भ्रूण। विघटन क्रिया से अंग बनते हैं, अंग जब बन गए तो निषेचित अंडाणु था, कुछ दिनों तक अंडवाहिनी में रहा और उसके बाद में गर्भाशय की भित्तियों से नलिकाकार संरचना के द्वारा जुड़ जाता है, जिसे प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। इसी के संरचना से, इसी नलिकाकार संरचना से वह मादा के शरीर से लगातार पोषण प्राप्त कर अपनी समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न करता है। इसमें कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है, अपने आकार में इस युग्मनज के आकार में वृद्धि होना शुरू होता है। यह लगातार तेजी से वृद्धि करना शुरू कर देता है और लगभग 2.5 से 3 माह बाद विघटन क्रिया के परिणाम स्वरूप अंग बनना शुरू हो जाते हैं और लगभग 8 से 9 माह के भीतर यही भ्रूण एक विकसित शिशु में परिवर्तित हो जाता है। जब भ्रूण पूर्ण रूप में विकसित हो जाता है, जब भ्रूण पूर्ण रूप में विकसित हो जाता है, या देखा हूँ जब भ्रूण का जब रोपण हो जाता है, हो गया रोपण, निषेचित अंडाणु जब गर्भाशय की भित्तियों से जाकर के चिपक जाता है, उसके बाद में अंडाशय के द्वारा अंडाणु नहीं बनाए जाते। उस समय तक अंडाणु का निर्माण नहीं होगा जब तक कि क्या नहीं हो, यह निषेचित अंडाणु या युग्मनज शरीर से बाहर ना आ जाए या गर्भाशय की दीवारों को ना छोड़ दे, गर्भाशय की दीवारों से अलग ना हो जाए, तब तक इस अंडाशय के द्वारा नया अंडाणु नहीं बनाया जाएगा।
ये क्या हुआ, निषेध करना, कुछ दिनों तक अंडवानी मारा, उसके बाद गर्भाशय की भित्तियों से आकर के नई प्रकार संरचना के द्वारा जुड़ जाता है। इस संरचना को प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। लगातार इसी क्या नलिका का संरचना से यह इससे माँ के शरीर से, माता के शरीर से पोषण प्राप्त कर अपनी समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न करता रहता है। आकार में वृद्धि होना शुरू होता है भ्रूणजके में और अंततः 2.5 से 3 माह बाद इसमें विदलन क्रिया के परिणाम स्वरूप अंग बनना शुरू होते हैं और 8 से 9 माह के भीतर विकसित क्या भ्रूण हो जाता है। तो यही भ्रूण गर्भाशय की पेशियों में संकुचन विस्तार होने से योनि मार्ग से होता हुआ शरीर से बाहर आ जाता है। इस प्रकार से गर्भाशय की भ्रूण के रोपण से लेकर के, किसके रोपण से, भ्रूण के रोपण से लेकर के शिशु जन्म के मध्य का समय गर्भावधि कहलाता है। क्या कहलाता है, गर्भावधि, गर्भ की अवधि। भ्रूण के रोपण से लेकर के शिशु जन्म के मध्य का समय गर्भावधि कहलाता है, जो प्रत्येक जीव में निश्चित होती है। जैसे मानव में लगभग 270 दिन, हाथी में लगभग 640 दिन, चूहे में लगभग 20 दिन की गर्भावधि होती है। तो हर एक जीव में गर्भावधि अलग अलग होती है। ये जानकारी भी हमने नर और मादा जन्म तंत्र के बारे में कि जानने के बाद भ्रूण का रोपण और परिवर्तन। अब छोटे छोटे क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है। जैसे मैंने पहले क्या बोल दिया, यदि शुक्रवाहिनी के स्थान पर रबड़ की नली लगा दी जाए तो क्या होगा, तो जवाब क्या था, शुक्रवाहिनी के स्थान पर यदि रबड़ की नली लगा दी जाएगी तो क्या होगा भाई, तो शुक्राणु तक नहीं पहुंच पाएंगे और मानव में जन्म लेगा बनेंगे। पुरुषों में शुक्रवाहिनी को या तो काट दिया जाए या बांध दिया जाए तो इसे ही पुरुष नसबंदी कहते हैं। महिलाओं में यदि अंडवाहिनी को काट दिया जाए या रेशम के धागे से बांध दिया जाए तो इसे महिला नसबंदी कहते हैं। अंडवाहिनी को काट दिया जाए या धागे से बांध दिया जाए इसको महिला नसबंदी कहते हैं। यूरेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी इंग्लिश में बोलते हैं अपन। जनसंख्या नियंत्रण के लिए यह एक संरक्षित उपाय है, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। तो शेष जानकारी देखेंगे अपन कल। पाठ अभी हमारा काफ़ी कुछ शेष है। 21 तारीख का नियमित रूप से विद्यालय आना है। जो भी बच्चे देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो जो देख रहे हैं वो अपने अन्य साथियों को इस चीज़ को बताएं। 21 तारीख से विद्यालय अपने नियत समय पर खुलेगा और पढ़ाई क्या नियमित स्टार्ट होगी। धन्यवाद।